भरत नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। भरत के घर में उसकी पत्नी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा परिवार खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी। भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है। ये क्या किसी धन से कम है? लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो हमें ढेर सारा धन भी देगा। अब देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी किसानी जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा, पर वो अपनी इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, भरत हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब तक ठीक होंगे? बोलो ना माँ। माँ, बहुत जल्द। कई दिन बीत गए। भरत को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पाँव काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हील चेयर पर ही बैठता था। अब वो किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया, पर अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती हो माँ। अगर हम लोग ढोकले का ठेला डाले तो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर बेचने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। माँ, हमने तो टेबल लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। माँ, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना, और प्रिया, तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है माँ। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट दे दो। रोहन ने उस आदमी को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस आदमी को दे दिए। माँ, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ, उसके ठेले पर कई और कस्टमर्स आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। पापा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए।
पूनम भरत को समझा रही थी, पर भरत के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वो अपने आप को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे वो उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थे। माँ देखो कितने सारे पैसे। हाँ, भगवान की कृपा से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे पिताजी को भी पहले जैसा बना दे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, देवी माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ। कुछ दिन बीत गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर भरत उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उसके सामने आई। अब क्यों उदास हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना? देखो तुम्हारा परिवार कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे अच्छा मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जीवन का मूल्य समझ चुके हो भारत। तुम्हें समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा जीवन की खुशहाली ज्यादा महत्व रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन वापस देती हूँ। याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए कभी भी जीवन को व्यर्थ मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी रोड क्रॉसिंग पर उसने अपने पाँव देखे, वो सही सलामत थे। धन्यवाद देवी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और उसके सुख से बहुत खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए। भीखू एक छोटे से परिवार से था जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का व्यापार छोड़कर कोई काम काज करना चाहिए। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। तुम तो जानती हो कि मैं बरसों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला चल नहीं रहा तो मैं इसे बंद थोड़े ना कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से अच्छी स्वादिष्ट चाट बनाता हूँ। उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सामान उठाया और अपने ठेले के लिए निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना। सब अच्छे देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना,
तो अच्छे अच्छे आलू प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दामों में बेच सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे अच्छे अच्छे आलू और प्याज ही दो। ठीक है। तभी वहां रमणीक भी आया। मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। अच्छे वाले? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने ग्राहक को तो यही खिलाओगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, ये तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर अच्छे वाले आलू प्याज से चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीखू का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चल पड़ा। भीखू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और भीखू के ठेले पर कोई भी नहीं आता। आइए आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए। समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीखू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर भीड़ लगी रहती। अरे पहले मुझे दो। अरे नहीं, पहले मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, झगड़ा मत करो। अपने ठेले का यह हाल देखकर भीखू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भीखू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, पर आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई। वो उदास घर लौटा। आज भी बिक्री नहीं हुई है लगता है। हाँ, आज भी सारी भीड़ रमणीक के ठेले पर ही थी। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे कुछ दिन तो दो। घर में बस 1 टक अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना अकेले रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे पिताजी हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक ओर भीखू ठेले पर चाट न बिकने की वजह से परेशान था और दूसरी ओर पत्नी उसकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही थी। अगले दिन भीखू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले ने आवाज लगाई। अरे भैया, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भैया, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीखू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की तरह उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर भीड़ आने लगी थी। स्वादिष्ट चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट, आ जाओ आ जाओ। उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूं, फिर भी ग्राहक उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे परिवार की तो भूख मरने की नौबत आ गई है। तो उदास मत हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो ग्राहक खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा बेटा। जैसे ही भीखू ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा,
अम्मा। भीखू बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा पर वो गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी और कहाँ गई अचानक? क्या ये मसाला सच में जादुई है? भीखू ने मसाले का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई चाट मसाला अपने आलू में मिलाया और उसका ऐसा करते ही सारी भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आई। मुझे एक दही चाट। मुझे आलू चाट। मुझे तीखी पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीखू ग्राहकों को चाट बनाते देता गया और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली बार भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट खत्म हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की ओर देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। इतने सारे पैसे। और ये ले गुड़िया तेरी चॉकलेट। माँ देखो, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मेरे प्यारे पापा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के बारे में बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले दिन से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा दिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का। आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है। आप ही ना एक बार उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर गांव के नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तू उनसे उधारी ले ले और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? मयूर ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो औरतें बातें करती हुई जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलवाई, पर पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी हमारे गांव में सब कुछ है, बस पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल वाले गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे।
अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ। चल भानु सेठ से बात करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यवसाय खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यवसाय तो अच्छा है, वैसे भी मुझे बगल वाले गांव जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक टक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है और ये भुक्खड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखते हैं। तू कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही दिन से संजय की कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना है। जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा लिया। एक और प्लेट पानी पूरी देना। संजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी। ऐसा करते करते भानु सेठ 6 प्लेट पानी पूरी खा गया और बिना 1 रुपया दिए वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ आया कि मयूर क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाई। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा कल्याण हो। साधु संजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा, आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस मंत्रित प्लेट में दे दी। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या माया है, ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो चुनौती है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी।
अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर खींचे चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या बढ़िया चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भैया। अरे ऐसा क्या डालते हो इसमें भैया? अरे भैया, हमरा पुश्तैनी स्पेशल मसाला, सारा स्वाद उन मसालों का ही है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हमको 20 रुपए का और दे दो, घर ले जाएंगे और अपनी लुगाई को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम बेचा करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन में सोचा करता था, ये हरिया बिना दुकान या ठेले के बहुत अच्छा कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल के बैठे हैं। ससुरे ग्राहक ही नहीं आते यहाँ तो। लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। हाँ वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम बेचे? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाला लेके आते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे ये हरिया हमरे सामने टिकता है। संदीप और उसकी पत्नी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसके दुकान पर आई। अरे भैया, तुम भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ दीदी, आप कहें तो बना दें क्या? हाँ हाँ बनाओ, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भैया जितना अच्छा भी नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सबने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया, हमको 20 रुपए का दे दो, हमको भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या जादू कर रखा है। सुने नहीं, उसके मसाले में जादू है और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है। उसके दादा परदादा बताए गए थे। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना इतना सरल है क्या? सरल तो नहीं है, पर हमारे पास एक आइडिया है। मधु ने संदीप के कान में अपना आइडिया बताया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखे हैं। हरिया दयालु था। वो तुरंत घर के भीतर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पिताजी तो बचपन में मर गए और माँ को मरे 2 महीने हो गए। तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं। भूखे पर हमको कोई काम ही नहीं देता। अरे रो मत मुन्ना, हम है ना। तुम हमरे पास काम कर लो, हम तुमको भर पेट खाना भी देंगे और तुम यहीं हमारे साथ रह सकते हो, ठीक है?
भगवान हो। अरे 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 रो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। हाँ ठीक है, आज से तुम हमरे साथ ही रहना। यहाँ तुम्हें कोनो चीज की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया ने अनाथ मुरली को आश्रय दिया। हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता था। ये लो, 1 किलो टमाटर ले आओ और ये 10 रुपए तुम ही रख लो। तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो खा लेना। धन्यवाद भैया। कुछ ही दिनों में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया था। हरिया हमेशा अपना मसाला रसोई का दरवाजा बंद करके बनाया करता था, लेकिन एक दिन मुरली ने रसोई की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ, हम जा रहे हैं। अरे पर कहाँ? आज हमें बाजार में हमारी चचेरी बहन मिल गई। अरे कौन? ओहो, मधु दीदी। उनकी बाजार में भेलपुरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है? तो पहले क्यों नहीं बोला? आज बाजार में दीदी मिली। उनको जब माँ के मरने का पता चला तो रोने लगी और हमको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। हमारा इतना ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। चना जोर गरम स्पेशल मसालों के साथ। एक बनाओ भैया, देखते हैं तुम्हारे स्पेशल मसाले। हाँ हाँ, भाई लो। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले मिला दिए। ये लीजिए। मिर्ची, 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 इतनी मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया। अरे ये स्पेशल मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा? तुम लोग हमको मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही किया था। तभी वहाँ हरिया आया। बिटवा, तूने तो सब कुछ सही किया, पर हमने तुमको गलत दिखाया। हम पहले ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम शरीर से इतने तंदुरुस्त थे। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हाँ? अरे संदीप, तुमको हमारे मसाले का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा। आनंदपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना।
भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी आइए, आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुंचा दो।
हे भगवान कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी। मुत्तू और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। मुत्तू एक मिस्त्री था और लक्ष्मी एक मजदूर थी। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमको कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं ये काम खुशी से कर रही हूँ। एक बार रश्मि की शादी हो जाए फिर मैं काम करना बंद कर दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुत्तू नहीं चाहता था कि लक्ष्मी काम करे, पर लक्ष्मी को पैसे इकट्ठे करने थे रश्मि की शादी के लिए। मुत्तू और लक्ष्मी की बेटी रश्मि बड़ी हो चुकी थी और वो लोग उसकी शादी का सोच रहे थे। अम्मा देखो आज मैंने क्या बनाया। ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? ये क्या होता है? अम्मा इतना मत सोचो, खा कर देखो। रश्मि ने अपने अम्मा अप्पा को वो पिज्जा उत्तप्पा खिलाया। ये तो कमाल है। पसंद आया ना आपको? हाँ, तू जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप लोग ये सब खाओ, मैं ये एक अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और अप्पा मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, फीस भरनी है 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर चली गई और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी बातें करने लगे। क्या जरूरत है इसे आगे बढ़ाने की? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पे खर्चा भी बहुत हो रहा है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी चिंता मत किया करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रश्मि घर से तो ये बोल के निकली थी कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए लाई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो विष्णु। अब ये क्या? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? चक्कर तो देखो। विष्णु ने रश्मि का पिज्जा उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। होटल खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, एक बार अम्मा अप्पा से बात करूंगी। अगर वो दोनों मान गए तो फिर सोचते हैं। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था। वो हमेशा रश्मि को होटल खोलने की सलाह देता था। खैर, समय बीता। मुत्थू और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते रहे। एक दिन मुत्थू बाम्बू पे चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था। एकाएक उसके पैरों के नीचे का बाम्बू टूट गया और वो जमीन पर आ गिरा। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई गई और मुत्तू को अस्पताल ले जाया गया। मुत्तू के पैरों की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन का सारा खर्चा बिल्डर ने उठाया। मुत्थू जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए।
आपके पैरों में रॉड लगी है। अब आप पहले जैसे पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर मुत्थू और उसका पूरा परिवार दुखी हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, पहले आप ठीक हो जाइए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तेरी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अप्पा, आप ये सब मत सोचिए, आप बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम पर जाऊंगी ही, उससे हमारा घर चल ही जाएगा। अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं भी काम करूं। तू बहुत छोटी है, तू अभी से काम क्यों करेगी? अप्पा, मैं अपना खाने का ठेला डालना चाहती हूँ। वैसे भी सभी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये सब तो ठीक है, तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा। ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। तू कॉलेज भी जा पाएगी और काम भी कर पाएगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्तू और लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। इस बहाने उन दोनों को आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। अगले ही दिन रश्मि ने घर के बाहर ही ठेला लगाया। वो अपने ठेले पे इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। हेलो, 1 प्लेट वड़ा देना। जी। रश्मि का वड़ा स्वादिष्ट था, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा था। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और उन पैसों को देखकर रश्मि खुश थी। ये उसकी पहली कमाई थी। इस ग्राहक के बाद कई और ग्राहक इडली वड़ा खाने आए। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु आया। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया, हाँ? हाँ, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा अच्छा होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे तुम एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू आसपास फैल गई और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि खुश थी कि उसका धंधा चल पड़ा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती थी और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पड़ोसन ने वहाँ पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े छाना करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आया करते थे वो भी पकोड़े के स्टॉल पर जाकर पकोड़े खाया करते थे। अब रश्मि परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने ये सारी बातें विष्णु को बताई। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम हटके। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तप्पा, वो बेचो। लेकिन वो तो थोड़ा महंगा बिकेगा। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो किफायती भी हो और हटके भी हो। पर क्या? तभी रश्मि का ध्यान पकोड़े वाले की कढ़ाई पर गया और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है, तो कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं विष्णु। रुको, मैं अभी आई। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और फिर उसमें डोसा का आटा डाला और कढ़ाई को हिलाकर आटा फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा पक गया, उसने वो डोसा निकालकर प्लेट पर रख दिया और उसमें चटनी और सांभर डाल दिया। ये देखो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और स्वाद भी अलग होगा। खाओ। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ 2 लड़के आए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना। मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके 2 डोसे बनाए और दोनों को दे दिए। अच्छा है। वैसे इसे बोलते क्या है? कढ़ाई डोसा। और इसी दिन से रश्मि का कढ़ाई डोसा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पे बनते देखा था, लेकिन ये अलग था और स्वादिष्ट भी था। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की गर्दी बढ़ गई थी। देखते ही देखते उसने बड़ा दुकान खोल दिया और अब उसके अम्मा अप्पा भी उसी के साथ काम करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अभी अपने अम्मा अप्पा से मिलवाया और उन दोनों की शादी तय हो गई। तुझे इसकी शादी के लिए पैसों की चिंता थी ना? देख, आज ये इतना कमा रही है कि ये हम दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। हाँ, सोचा नहीं था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें इसकी शादी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा।
कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा सेंटर चलाते थे। एक छोटे से आइडिया ने रश्मि की किस्मत बदल दी। भीखू एक छोटे से परिवार से था जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होते जा रही है। आपको ये चाट का व्यापार छोड़कर कोई काम काज करना चाहिए। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। तुम तो जानती हो कि मैं बरसों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूं। अब अगर ये ठेला चल नहीं रहा तो मैं इसे बंद थोड़े ना कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से अच्छी स्वादिष्ट चाट बनाता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सामान उठाया और अपने ठेले के लिए निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, सब अच्छे देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो अच्छे अच्छे आलू प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दामों में बेच सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे अच्छे अच्छे आलू और प्याज ही दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी आया। मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। अच्छे वाले? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने ग्राहक को तो यही खिलाओगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, ये तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर अच्छे वाले आलू प्याज से चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीखू का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चल पड़ा। भीखू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और भीखू के ठेले पर कोई भी नहीं आता। आइए आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए, समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीखू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर भीड़ लगी रहती। अरे पहले मुझे दो। अरे नहीं, पहले मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, झगड़ा मत करो। अपने ठेले का यह हाल देखकर भीखू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भीखू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, पर आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई। वो उदास घर लौटा। आज भी बिक्री नहीं हुई है लगता है। हाँ, आज भी सारी भीड़ रमणीक के ठेले पर ही थी। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे कुछ दिन तो दो। घर में बस 1 टक अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना अकेले रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे पिताजी हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक ओर भीखू ठेले पर चाट न बिकने की वजह से परेशान था और दूसरी ओर पत्नी उसकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही थी। अगले दिन भीखू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले ने आवाज लगाई। अरे भैया, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भैया, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीखू अपने ठेले पर पहुंचा
और रोज की तरह उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर भीड़ आने लगी थी। स्वादिष्ट चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट, आ जाओ आ जाओ। उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूं, फिर भी ग्राहक उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे परिवार की तो भूख मरने की नौबत आ गई है। तो उदास मत हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो ग्राहक खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा बेटा। जैसे ही भीखू ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा! भीखू बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा पर वो गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी और कहाँ गई अचानक? क्या ये मसाला सच में जादुई है? भीखू ने मसाले का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई चाट मसाला अपने आलू में मिलाया और उसका ऐसा करते ही सारी भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आई। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखी पापड़ी चाट, अभी देता हूँ। भीखू ग्राहकों को चाट बनाते देता गया और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली बार भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट खत्म हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की ओर देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। इतने सारे पैसे। और ये ले गुड़िया तेरी चॉकलेट। माँ देखो, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मेरे प्यारे पापा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के बारे में बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले दिन से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा दिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर खींचे चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता, वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या बढ़िया चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भैया। अरे ऐसा क्या डालते हो इसमें भैया? अरे भैया, हमरा पुश्तैनी स्पेशल मसाला। सारा स्वाद उन मसालों का ही है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हमको 20 रुपए का और दे दो, घर ले जाएंगे और अपनी लुगाई को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम बेचा करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। संदीप हरिया को रोज देखता
और रोज मन ही मन में सोचा करता था, ये हरिया बिना दुकान या ठेले के बहुत अच्छा कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल के बैठे हैं। ससुर ग्राहक